नमस्ते दोस्तों, अपनों के साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आइए मिलकर करेंगे जेटेट की तैयारी। जेटेट की तैयारी में हम लोगों ने शुरू किया है एसएसटी, जिसमें हम लोगों ने इतिहास लेखन प्रारंभ कर लिया है और हम इतिहास लेखन के स्रोत में कुछ बहुत पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 क्लास हो चुकी है। ये 4था क्लास है, इसमें हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे बहु साहित्य हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहु साहित्य से भी इतिहास के कुछ स्रोत मिलते हैं। आइए हम देखते हैं बहु साहित्य को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, जिसका नाम क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके द्वारा एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं, हम बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा गया है? त्रिपिटक इसलिए कहा गया है क्योंकि त्रिपिटक में 3 रचनाएं हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधान पिटक। सुत्त पिटक में इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के उपदेशों एवं जीवनी को संकलित किया गया है। विनय पिटक में इसमें संघ के नियम बताए गए हैं। अभिधान पिटक में इसमें बौद्ध दर्शन की बात कही गई है। बौद्ध दर्शन की बात किसमें कही गई है? अभिधान पिटक में। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है। किसे? सुत्त पिटक को। ये तीनों पिटक पाली भाषा में लिखी गई है। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली। मिलिंद, पन्हा, दीपवंश तथा महावंश, ये तीनों भी बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। महावंश में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची दी गई है। किसमें? महावंश में। आगे हम देखेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य को पढ़ने से पहले हम लोगों ने कुछ बहुत जान लेते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर। इनका जन्म 599 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इसकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या था? यशोदा। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और इसकी पत्नी का नाम जैन का यशोदा। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। क्या था? प्रियदर्शना। आइए जानते हैं हम जैन साहित्य के बारे में। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात उनके उपदेशों को, उनकी जीवनी से संबंधित तथ्यों को जैन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया। आरंभिक जैन ग्रंथ को पूर्व कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व कहा गया है। जो प्रारंभ में लिखा गया उन ग्रंथों को क्या कहा गया? पूर्व ग्रंथ कहा गया। इसकी संख्या 14 मानी गई है। कितनी? 14 मानी गई है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा है। जैन साहित्य की भाषा क्या है? प्राकृत। और बौद्ध साहित्य की पाली। संपूर्ण जैन साहित्य को आगम कहा गया है। संपूर्ण जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। आगम ग्रंथों के अंतर्गत 12 अंक, 12 उपांक, 6 छंद सूत्र हैं। प्रकरण आदि को रखा गया है। आगम की रचना वल्लभी ने की है। किसने की है? वल्लभी ने की है आगम की रचना। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र ने। इसे याद रखेंगे रचना को। आगे जानते हैं हम लौकिक साहित्य कौन सा है। लौकिक साहित्य में
सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की है। इसे भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी कहा जाता है। किसे? अर्थशास्त्र को। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली तथा अर्थशास्त्र को भारत का द प्रिंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द प्रिंस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त है। मुद्रा राक्षस भी लौकिक साहित्य है, जिसके रचनाकार है विशाखादत्त। आइए हम अब देखते हैं विदेशियों का वर्णन या विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है यूनानी लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। 3 लेखक जो भारत में आए थे। पहले हम पढ़ेंगे यूनानी लेखक। हेरोडोटस प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हैं। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को। ये चीनी लेखक में से सबसे फर्स्ट आए थे भारत। मेगस्थनीज भी यूनानी लेखक ही हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? मेगस्थनीज, जिसके इन्होंने इंडिका लिखा। इंडिका किसके द्वारा रचित है? मेगस्थनीज के द्वारा। प्लिनी ने एक प्रसिद्ध यूनानी लेखक हैं। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है, जिसमें जीव जंतुओं का वर्णन किया गया है। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? प्लिनी। जियोग्राफी यूनानी लेखक टोलमी द्वारा रचित है। जियोग्राफी किसके द्वारा रचित है? टोलमी द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे पहले फहियान भारत आया था। कौन आया था? फहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था फहियान, जो एक चीनी लेखक है। फहियान 399 और 415 ईस्वी के बीच में भारत आए थे। हेनसांग 629 से 644 ईस्वी के बीच में। इसे यात्रियों के सम्राट या यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हेनसांग को सम्राट या राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आए थे? से हेनसांग। इनके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत से युग की है। इसमें इन्होंने तत्कालीन भारत की जानकारी दी है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अध्ययन तथा अध्यापन कार्य भी किया है। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसांग की जीवनी हवेली ने लिखी है। आगे चलते हैं। इत्सिंग यह भी एक चीनी यात्री था। इसने 670 ईस्वी के आसपास भारत के बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। बिहार प्रदेश का भ्रमण किसने किया था? इत्सिंग ने। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। आगे हम देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक काफ़ी बाद में आए थे। सबसे पहले अरबी लेखक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अल-बिरूनी है। कौन है? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी किताब उल हिंद अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई है, जिसे तहक़ीक़-ए-हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहक़ीक़-ए-हिंद। अल-बिरूनी के समकालीन लेखक फिरदौसी तथा उतबी थे, जिनकी पुस्तक शाहनामा तथा तारिख़-ए-यमीनी है। क्या है? तारिख़-ए-यमीनी। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है विदेशी यात्रियों का विवरण। आगे हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। आइए हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। खुदाई या उत्खनन से प्राप्त वे वस्तुएं जिनसे इतिहास की रचना में सहायता मिलती है, उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे अभिलेख, सिक्के, भवन, अवशेष एवं स्मारक, मूर्तियाँ आदि। जॉन कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जॉन कनिंघम को। आइए देखते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख प्रायः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों,
मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों इत्यादि पर खुदे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कहाँ लिखे जाते थे? ताम्रपत्रों में, मुद्राओं में, शिलाओं में, मूर्तियों में, मंदिरों में, दीवारों में इत्यादि में। अभिलेख के अध्ययन का शास्त्र अभिलेखा शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेख इसमें उत्कीर्ण किए जाते थे, पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। भारत का सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का माना जाता है। किस काल का? हड़प्पा काल का, जो अभी तक नहीं पढ़ा गया है। प्राचीनतम पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक का है। अशोक का अभिलेख को पढ़ा गया है, जिसे पढ़ने में 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को सफलता मिली है। जिसे पढ़ा गया है वह किसका अभिलेख है? सम्राट अशोक का, जिसे कब पढ़ा गया? 1837 ईस्वी में। और किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा है। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर के पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? मैसूर के पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में। आगे हम कुछ अभिलेख के बारे में जानेंगे। जूनागढ़ अभिलेख, यह शक शासक रुद्रदमन प्रथम का अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा का प्रथम एवं सबसे लंबा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदमन का। यह अभिलेख इसमें गुप्त शासक भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया है। इसे अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा की। सती प्रथा किसमें की? एन अभिलेख में की गई है। ऐहोल अभिलेख, यह बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे मंत्री रविकृति द्वारा तैयार किया गया था। हाथी गुफा अभिलेख इसे कलिंग शासक खारवेल द्वारा जारी किया गया था। खारवेल द्वारा कौन से अभिलेख जारी किया गया था? हाथी गुफा, खारवेल द्वारा। इसमें ही सर्वप्रथम ईस्वीवार घटनाओं का वर्णन मिलता है। आगे हम देखते हैं मुद्रा शास्त्र अर्थात न्यूमिस्मेटिक्स में मुद्राओं से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें न्यूमिस्मेटिक्स में। आगे देखते हैं। भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्के 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के प्राप्त होते हैं। कब के? 5वीं सदी ईस्वी पूर्व के प्राप्त होते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। कौन से सिक्के कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं सिक्के? प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। आगे देखते हैं। आरंभिक सिक्के अधिकांश चांदी के प्राप्त होते हैं। आरंभिक सिक्के किस चीज के बने होते थे? चांदी के। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड आदि, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। क्या क्या बनी होती थी इन सिक्कों पर? पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि बनी होती थी। हम लोगों ने इतिहास लेखन के स्रोत में जान लिया है। अब हम इसका MCQ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।